कहते हैं कि सत्ताएं बदलती हैं तो एक एलीट को हटाकर दूसरा एलीट क्लास जो है कुर्सी पर काबिज हो जाता है। अगर वो एलीट नहीं भी होता है तो कुर्सी पर बैठने के बाद वो एलीट बन जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में अगर क्रांति भी हुई है, क्रांति से सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है वो बाद में एलीट बन गया है या एलीट्स की तरह बिहेव करने लगा है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि शासन सत्ता का स्वरूप क्या है और कैसे वो काम करता है, उसके मीडिया से क्या रिलेशन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेस घराने होते हैं, उनसे किस तरीके का रिलेशन होता है। एक चीज जाहिर है कि सत्ता का एक स्वरूप है और वो उसी तरीके से काम करता है। इन्हीं सब टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम सॉफ्ट कवर में, जिसमें हम हर हफ्ते किसी एक खास किताब पर बात करते हैं। आज जिस किताब पर हम आपसे बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है इंडियाज पावर एलीट, जिसको लिखा है संजय बारू जी ने। हिंदी में यह है सत्ता के गलियारे से। यह है बुक, आप देख सकते हैं। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ संजय बारू जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि संजय बारू जी किसी वैसे इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टीचर थे, पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात 2004 से 2008 के बीच आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जब थी तब आप मीडिया एडवाइजर थे उनके, प्रधानमंत्री के। और उसको लेकर के किताब इससे पहले आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो काफी चर्चित भी हुई थी। तो हम इन्हीं सब चीजों पर सर आपसे आज बात करने वाले हैं। आपसे सबसे पहले सत्ता, शासन और मीडिया के रिलेशंस पर बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप आज के समय में जो सरकार है और उसके मीडिया से किस तरह के रिलेशन है? कौन सी, किसकी सरकार? सॉरी, अभी की जो सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, उसको, उसके मीडिया से किस तरह के रिलेशन को आप कैसे देखते हैं? क्या ओपिनियन है आपका? दो प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। एक तो डायरेक्ट इंटरफियरेंस बढ़ गया है अच्छा एस्टैब्लिश्ड मीडिया में। अच्छा, वो कहने के पहले मुझे और एक बात कहना जरूरी है कि मीडिया के अंदर की एक बात है जी, और ये है कि एडिटोरियल कंट्रोल बहुत कम हो गई है। मतलब एडिटर्स ही नहीं है, ऐसे अखबार हैं जिनके एडिटर्स भी नहीं है, और अगर हो भी बाहर रीडर को जानकारी नहीं है कि कौन एडिटर है, नाम भी नहीं छपता है अखबार में। टीवी चैनल में जो कौन है एडिटर, एंकर है एडिटर, या कोई एंकर के पीछे बैठा हुआ है जो एडिटर है। तो अगर एडिटर ही नहीं है तो बाहर से सरकार की कंट्रोल और बढ़ जाती है, इसलिए कि वो जानते हैं कि इंटरनली मैनिपुलेट करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मगर मैनिपुलेशन तो हर सरकार करती है। ऐसा है कि हर सरकार, हर कंपनी चाहती है कि जो भी छपा है, जो भी कहा जाता है टीवी पे या जो भी लिखा जाता है, वो हमारे खिलाफ ना हो। ये तो नॉर्मल है। मगर मेरे ख्याल में इस 5-6 साल में जो हो रहा है देश में, एक जेन्युइन फियर, भय हो गया है जर्नलिज्म में, और सेल्फ सेंसरशिप बढ़ गया है। अच्छा। मतलब मैं कई जर्नलिस्ट को जानता हूं जो कहते हैं कि मुझे स्टोरी है मेरे पास लिखने के लिए, मगर मैं नहीं लिखूंगा। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये मंत्री मुझसे मिलना बंद कर देंगे, या ये सचिव मुझसे मिलना बंद कर देंगे। तो इस भय से काफी सेल्फ सेंसरशिप हो रहा है। ये हमारे जमाने में नहीं होता था। मेरा ही देखिए, मैंने किताब में लिखा है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में कि मेरी पहली बार मनमोहन सिंह जी से जब मुलाकात हुई थी, उनके खिलाफ लिखा था मैंने। इकोनॉमिक टाइम्स में जब 1991 बजट हो रहा था, फ्रंट पेज पे मेरा एक स्टोरी छपा था जहां मैंने मनमोहन सिंह जी जो बजट प्रेजेंट कर रहे थे उसके बारे में मैंने उनके खिलाफ मैंने लिखा था। फिर भी वो मिलते थे मुझे। ऐसा नहीं कि वो मिलना बंद कर दे या किसी को कह दे कि इससे मिलना नहीं है। तो गुस्से में होते थे मगर मिलते थे। कभी 2-3 दिन रोक के मिलते थे। ऐसा भी हो सकता है, मगर फिर भी मिलते थे। तो मनमोहन सिंह छोड़िए, यशवंत सिन्हा की बात कर रहा हूँ। मैं जब एडिटर था फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, तो यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, उनके खिलाफ भी हमने कुछ लिखा था। उन्होंने फोन करके कह दिया, भाई ये क्या लिख दिया आपने? तो मैंने कहा, सर सच है तो गलत है तो बता दीजिए, हम माफी मांग लेंगे, मगर मेरे ख्याल में ये जो हमने छापा है वो तो सच है। तो हंसने लगे।
और कह रहे अरे बारू तुम क्या कहूंगा मैं, और फोन रख दिया। तो ऐसे जो रिश्ता थी हमारी मंत्रियों के साथ कि अगर हम सच को छापे तो वो ऑब्जेक्ट करते थे या गुस्सा आता था उनको, मगर कभी भी बात करना नहीं बंद करते। आजकल जो फियर रिजेक्शन वाली बात नहीं थी कि आपको रिजेक्ट कर दिया कि अब आपसे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, मतलब हाँ, रिजेक्शन वाली बात नहीं थी कि आपसे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ये वाली बात नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर मतलब जैसे आपने कहा कि तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं वो ऐसे भी हैं जिनको राजनीतिक पार्टियों का बैकअप है या उन्हीं से फंडिंग होती है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मीडिया तटस्थ हो सकता है? और अगर मीडिया तटस्थ नहीं है, तटस्थ आलोचना नहीं कर रहा है, प्रेजुडिस्ड होकर कर रहा है, तो फिर वो कहाँ मीडिया का काम कैसे पाएगा फिर? देखिए, अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज देखते हैं, हमारे जो भारत देश है, हमारी यही उम्मीद है कि वैरायटी या मल्टीप्लिसिटी या कंपटीशन के द्वारा कुछ बैलेंस बने। ये नहीं गारंटी कर सकते हैं कि हर अखबार, हर टीवी चैनल, हर वेबसाइट बैलेंस्ड हो या ऑब्जेक्टिव हो, प्रोफेशनल हो, ये हमें उम्मीद नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये ऑब्जेक्टिविटी, बैलेंस, प्रोफेशनलिज्म कम होते जा रहा है। मगर ये उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं कि कंपटीशन के द्वारा और मल्टीप्लिसिटी ऑफ चैनल्स के द्वारा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स या टेलीविजन चैनल्स और वेबसाइट, इसके द्वारा लोग को एक प्लुरलिटी ऑफ आइडियाज, मतलब अलग अलग सोच उनको मिल सके। अब सिटीजन का, जब नागरिक का ये होता है कि किसको सुने, किसको पढ़े, किसको ना पढ़े, किसको ना सुने, किसको माने, किसको ना माने, ये सब नागरिक का इंडिविजुअल डिसीजन होता है। मगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओपिनियंस अगर हो और फ्रीडम हो कि आप जो भी लिखना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, आप बिना फिक्र के, बिना झिझक के कह सकते हैं, लिख सकते हैं, इस तरह की जो अगर फ्रीडम हो तो डेमोक्रेसी सेफ होगा। ये हम नहीं कह सकते कि सभी इसको ठीक से, ठीक ढंग से इस्तेमाल करेंगे ये फ्रीडम को। कई जर्नलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो मीडिया के द्वारा सत्ता या पावर डिराइव करना चाहते हैं, मीडिया के द्वारा पैसा बनाना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि भारत देश में कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो एडिटर्स बन के या पब्लिशर्स बन के काफी पैसा बना लिए हैं या पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लिए हैं। ये भी हो सकता है। दे आर लीडिंग वेरी लाइविश लाइफ। हाँ बिल्कुल, तो वो भी हो सकता है। मगर आमतौर पर होता है ना कि मीडिया ही है जो जनमत बनाता है, और अगर जो जनमत बनाने का काम है उस पर किसी का कंट्रोल हो गया, किसी राजनीतिक पार्टी का, तो जाहिर सी बात है वो अपने फेवर में जनमत बनाएगा। ऐसी स्थिति में तो फिर दिक्कत आ सकती है कहीं ना कहीं पर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी को आपने किताब में भी लिखा है कि लुटियंस जो पत्रकार हैं उनसे बड़ी दिक्कत है, क्यों? ऐसा है कि प्रॉब्लम उनके साथ भी है, प्रॉब्लम थोड़ा मीडिया के साथ भी था। अच्छा। कि 2002 के बाद उन्होंने सोचा कि जो रिपोर्टिंग हुआ था वो बैलेंस नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये सच नहीं है कि पूरा रिपोर्टिंग बैलेंस नहीं था, ज्यादातर रिपोर्टिंग बैलेंस था। एक दो लोग थोड़ा एग्जैजरेटेड रिपोर्टिंग मेरे ख्याल में करते थे, बट दैट इज पार फॉर द कोर्स। ऐसा होता है, इसके वजह से आप बात करना बंद कर दे या संबंध रखना बंद कर दे, ये डेमोक्रेसी में ठीक बात नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि 5 साल में एक बार आप लोग के पास जाते हैं और उनकी जो वोट मांगते हैं और वो आपको सरकार में इलेक्ट करके डालते हैं। मगर जो डायलॉग होना चाहिए, मीडिया इज द वॉइस ऑफ द पीपल। मीडिया के आप कहेंगे कि पब्लिक मीटिंग में जाके मैंने बात कर लिया या मन की बात मैंने बात कर लिया, ये सब वन वे ट्रैफिक है। आप बोलते हैं, लोग सुनते हैं। प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनी डेमोक्रेसी। आप व्हाइट हाउस देखिए, डाउनिंग स्ट्रीट देखिए,
कोई भी डेमोक्रेसी देखिए, जो मीडिया का पावर है वो ये है कि आप प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, आर्मी का चीफ भी हो, यूनाइटेड स्टेट्स में आर्मी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसर करना पड़ता है कि आपने ये किया है, क्यों किया, क्यों नहीं किया। हमारे देश में ऐसा माहौल हो गया कि हम सोचते कि जो भी सरकार में है या जो भी सेना के जो चीफ है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हो, all powerful people cannot be questioned. That is not democracy. अगर कोई जज गलत जजमेंट दे तो उनको प्रश्न करने की तो हक होना चाहिए डेमोक्रेसी। Exactly. अगर जंग में कोई गलती की, आर्मी जनरल, उनको प्रश्न करने की हक होना चाहिए। मीडिया ये नहीं कि आप मनमाने करेंगे और लोग चुप बैठ के देखते रहेंगे। तो मतलब फिर कहाँ दिक्कत है? क्या मोदी जी को लगता है कि आप मीडिया जो है, जो खास वर्ग की आपने बात करी, वो क्या आम लोगों की बात नहीं रखते हैं, एक खास एजेंडे में इन्वॉल्व हैं? क्या ये लगता है, या कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से उन्होंने दूरी बनाना पसंद किया? जबकि अटल जी ने दूरी नहीं बनाई थी। अटल जी नहीं, अटल जी मीडिया के साथ तो ही वाज अ डार्लिंग ऑफ मीडिया। मीडिया उनको प्यार करती थी। हाँ। सिर्फ आदर नहीं, प्यार करती थी। मैंने लिखा जब अटल जी गुजर गए कि द नेशन नॉट ओनली रेस्पेक्टेड अटल जी, दे लव्ड अटल जी। नेहरू के बाद जो चाचा नेहरू के बारे में हम कहते थे कि लोग उनको प्यार करते हैं, उस प्यार हमने कोई और प्रधानमंत्री के साथ देखा नहीं। जो इंदिरा गांधी हो या नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, जो भी प्रधानमंत्री थे नेहरू जी के बाद, लोग कोई आदर करते थे, कोई नहीं करते थे, कोई चाहते थे, कोई नहीं चाहते थे, मगर जिस तरह की प्यार लोगों ने नेहरू जी को दिखाया, वो ही मेरे ख्याल में अटल जी ने पाया है। जब वो गुजर गए, वो ऐसा वो प्रोसेशन जो हुआ, फ्यूनरल प्रोसेशन, कितने लोग रोते हुए दिखे हुए सरकार। तो वो रिलेशनशिप जो अटल जी के साथ था मीडिया के साथ, वो बिल्कुल अलग ही था। और किसी के साथ मैंने देखा, मनमोहन सिंह जी के साथ भी इतना, इट वाज नॉट लव, और थोड़ा रेस्पेक्ट था, मगर इट वाज नॉट लव। मोदी जी का प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, दिल्ली के लुटियंस मीडिया जो वो कहते थे, दिल्ली मीडिया में भी बायस्ड, और हम जो अंग्रेजी मीडिया में रहते हैं, हमारे खिलाफ भी कह सकते हैं कि आप देश के लोग की जबान नहीं बोलते हैं, आप सब अंग्रेजी मीडिया में है। ठीक है, हमसे बात मत कीजिए, दूसरों से तो बात कीजिए। जब मैं यूपीए 1 में था, मनमोहन सिंह जी सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर स्टेट कैपिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। दिल्ली के मीडिया ज्यादा इनको जानकारी नहीं है कि एवरी सिंगल स्टेट कैपिटल इन द कंट्री 2004 से 2008 तक, जब 4 साल मैं डॉक्टर सिंह के साथ काम किया, कहीं भी जाते थे, अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लोकल मीडिया के साथ। छोटे छोटे अखबार होते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और आप कह सकते कह रहे भाई देश का प्रधानमंत्री है, ये कौन पत्रकार है लोकल, वो तो लोकल मामले के बारे में लिखते हैं, उनको देश के बारे में क्या जानकारी है। यू कुड हैव सेड दैट, बट नहीं, वहां भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मनमोहन सिंह जी ने लोकल प्रेस को भी एड्रेस किया, जो भी पूछना है पूछिए। हर स्टेट कैपिटल, श्रीनगर से लेके पोर्ट ब्लेयर तक, इंक्लूडिंग इन स्टेट्स वेयर ऑपोजिशन पार्टी वाज इन पावर। गुजरात में, अहमदाबाद में, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, जब मनमोहन सिंह जी गए, अहमदाबाद में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। तो आप दिल्ली के मीडिया को लुटियंस मीडिया कह दीजिए, जो भी कहिए कि एलिटिस्ट है या अंग्रेजी मीडिया तो देश के साथ कुछ इनकी जानकारी नहीं है, तो लोकल मीडिया से बात कीजिए, हिंदी मीडिया से बोलिए, बात कीजिए, तेलुगु मीडिया से बात कीजिए, उनसे पूछिए क्या आपके। और मैं एक बात आपसे कहूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, रीजनल मीडिया इज मोर करेजियस देन नेशनल मीडिया। अच्छा, जो रीजनल मीडिया के जर्नलिस्ट होते हैं, मैंने देखा, खुद देखा है जी, कि उनका जो मतलब विथ रेस्पेक्ट टू दिल्ली, लोकली उनका बायसेस होंगे। अगर आप
तमिलनाडु में जर्नलिस्ट हो तो प्रो डीएमके, एंटी डीएमके, लोकल गवर्नमेंट के साथ आपका संबंध होगा, मगर जब दिल्ली से कोई आता है कोई फिक्र नहीं दिखाते, ओपनली पूछते हैं वो। अच्छा, मोदी जी हमेशा वंशवादी राजनीति की बात करते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि इंदिरा जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में विश्वास करती थी? इंदिरा जी तो ही शुरू किया ना। अब इतिहास देखेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे आप, नेहरू वाज गिल्टी इन अ सेंस ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। मैंने मेरे किताब में भी लिखा कि जब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और उनके बाद प्रेसिडेंट की इलेक्शन आई थी, तो नेहरू जी की माता स्वरूप रानी गांधी जी को जाके कहा कि भाई मोतीलाल के बाद जवाहरलाल को बनाइए ना, तो जब मैं जिंदा रहूंगी तो मैं देखना चाहती हूँ कि द क्राउन विल पास फ्रॉम फादर टू सन। मतलब क्राउन फ्यूडल जो सिंबल है, उसमें इम्प्लिसिट ये था कि वो एक नेचुरल उत्तराधिकारी हैं, डायनास्टिक सक्सेशन। मगर नेहरू जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी बने थे। अगर शास्त्री जी स्वर्गवास नहीं होते तो कई साल प्रधानमंत्री कंटिन्यू होते थे। तो इंदिरा जी का आना भी ऐसा हुआ कि यहाँ एक सवाल ये है सर कि क्या यहाँ एक सवाल ये है कि क्या नेहरू जी अगर होते तो अपने रहते हुए भी शास्त्री जी को बनाते? क्या वो चाहते इस बात को कि इंदिरा के बजाय शास्त्री जी बने, या उस समय की पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि शास्त्री जी बन गए? नहीं, वो समय की कांग्रेस पार्टी ऐसी थी कि रीजनल लीडर्स वेर वेरी पावरफुल। आप कांग्रेस पार्टी को देखिए 1960s में, नेहरू के टाइम में भी कई कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसे थे, नेहरू जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत होती थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स। और चीफ मिनिस्टर्स तो उनका रोल ही अलग था, वो दिल्ली से डरते थे नहीं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश, या निजलिंगप्पा कर्नाटका में, या मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में, हेमवती नंदन बहुगुणा या कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में, या अतुल्य घोष बंगाल में, या वेरी पावरफुल रीजनल लीडर्स। तो उनका भी एक था कि कौन प्रधानमंत्री बने, उनका एक रोल था। कामराज प्लान जो किया गया है इस वजह से किया गया है कि थोड़ा बैलेंस लाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कांग्रेस पार्टी में। तो यही बात इंदिरा जी ने भी यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही बात तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस समय अगर शास्त्री जी बने थे प्रधानमंत्री तो वो उस समय की परिस्थितियों की वजह से बने थे, या जो बैटन पास किया गया था वो नेहरू जी की इच्छा थी कि हमारे बाद इंदिरा ना बने बल्कि शास्त्री जी या और कोई बने? देखिए, नेहरू जी के मन में क्या था मुझे क्या पता है। मैं तो पॉलिटिकल रियलिटी की बात कह रहा हूँ। पॉलिटिकल रियलिटी ये थी कि नेहरू कुड नॉट जस्ट डिसाइड, उनका पावर इतना नहीं था। अच्छा। हमें आजकल एक एग्जैजरेटेड अच्छा, अगर पावर होता उनके पास तो आपको क्या लगता है आप कि नेहरू जी क्या डिसाइड? वही तो कह रहा हूँ ना, मैं उनके मन में क्या है मैं कैसा पता हूँ। अच्छा। हमें कोई साइकोलॉजिकल जानकारी नहीं है कि वो क्या सोचते थे। अच्छा। मगर रियलिटी ये है, सच ये है कि कांग्रेस पार्टी में उस जमाने में पावरफुल रीजनल लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे। वैभी चौहान थे महाराष्ट्र से, कैबिनेट में मोरारजी देसाई थे गुजरात से। देखिए कैसे कैसे पॉलिटिकल लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी में, और हर आदमी नेहरू जी से हाँ हाँ नहीं कहता था। आजकल के जमाने में जो प्रधानमंत्री हैं और दूसरे सब बस हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। एक को भी करेज नहीं है कि कैबिनेट मीटिंग में कुछ अपने बात आगे रखें, तो मिनिस्टर से बिकम सेक्रेटरीज। अच्छा, आप मगर नेहरू जी के टाइम में ऐसा नहीं था जी। आपने कहा कि इंदिरा जी ने शुरू किया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, तो इस पर जरा रोशनी डालिए, कैसे इंदिरा जी ने शुरू किया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देश में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं। 1975 तक आप देखेंगे, 1975 तक
किसी पॉलिटिकल पार्टी में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं था, न डीएमके में था, न समाजवादी पार्टी या वो क्या कहते हैं लोकदल पार्टी में था, जो भी रीजनल पार्टीज थे या स्वतंत्र या कम्युनिस्ट पार्टी या जनसंघ, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये ट्रेडिशन नहीं था कि बाप का बेटा उसके जगह में आ जाए या बेटी उसके जगह में आ जाए। ये ट्रेडिशन पहली बार जब संजय गांधी को इंदिरा गांधी जी ने लाया था पॉलिटिक्स में, पहली बार, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद हम देखते हैं हर रीजनल पार्टी में ये फैमिली रूल का ट्रेडिशन जैसे चल गया। हाँ, ट्रेडिशन शुरू हो गया। अच्छा, संजय गांधी का आपने जिक्र किया, क्या सर आपने लिखा भी है कि क्या कुछ लोगों का मानना था कि वो कैप्टिव हो गई थी, मतलब संजय गांधी की एक तरीके से कैदी बन गई थी, सारे फैसले संजय गांधी करते थे और इनको उस पर मुहर लगानी पड़ती थी। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा था? क्या कहना चाहेंगे? अगर आप वो कई किताबें हैं उस जमाने के, शारदा प्रसाद जी का किताब है और पीएन हक्सर जी का किताब है, पीसी अलेक्जेंडर का किताब है, कई लोगों ने लिखा है उस जमाने के बारे में, रमेश थापर, कुलदीप नायर, कई पत्रकार भी उस जमाने में जो इन्फ्लुएंशियल एडिटर्स थे, कई लोगों ने लिखा है कि यही था सिचुएशन, यही था कि संजय गांधी और उनके जो खिलाफ आसपास थे, कमलनाथ या सज्जन कुमार, ये सब जो उनके सपोर्टर्स थे, ये सब अपना राज चलाते थे और इंदिरा गांधी एक कैप्टिव बन गई थी। अब ये देखिए, ऐसे हालात में कैप्टिव आप बन गए या आप मजबूरी से बन गए या कुछ ब्लैकमेल के वजह से बन गए, ये पता चलना बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, क्या रीजन था कि गांधी जी ने पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए सही समझा या चुना? क्या रीजन? हाँ, ये तो इसके बारे में काफी, देखिए ये तो मैंने किताब में लिखा नहीं, तो मैं आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, तो आई कांट गिव यू अ प्रोफेशनल आंसर, इन्फॉर्म्ड आंसर। बट ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने उनकी माँ स्वरूप रानी के बारे में चर्चा करी कि वो मानती थी कि वो प्राकृतिक उत्तराधिकारी हैं। गांधी जी से भी उन्होंने कहा था, बाद में गांधी जी उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने चुना, वो बेहतर मानते थे, तो इसलिए वहां से मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे कि ऐसा क्यों। आप देखिए, कई लोगों ने किताब लिखा है, राजमोहन गांधी ने किताब लिखा है, आजकल 2 साल पहले गोपाल कृष्ण गांधी भी एक आर्टिकल लिखे थे हिंदू में, और रामचंद्र गुहा, कई लोग इसके बारे में लिखे हैं। और उनका मानना यह है कि गांधी जी ने एक तो ये तय कर लिए थे कि जवाहरलाल नेहरू इज यंगर, ये एक बात है, बट इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो सकता है कि वो एक उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, हिंदी स्पीकिंग रीजन से पहला प्रधानमंत्री को वो हो सकता है ये सोचे कि दिस इज गुड फॉर द कंट्री टू यूनाइट द कंट्री। इंडिया वाज नॉट येट यूनाइटेड। मैं हैदराबाद का हूँ, हमारा हैदराबाद इंडिया में नहीं था 1947 में, हम अलग सरकार, हमारा अलग राज्य था। ऐसे कई राज्य थे मतलब जो भारत में शामिल नहीं हुए थे जी। और उनको शामिल करने की काम जो पटेल जी ने किया, वो तो फुल टाइम जॉब था पटेल जी का, मगर नेहरू जी हैड अ ग्लोबल स्टेचर बाय दैट टाइम, जो पटेल जी को नहीं था। अब जैसा आज आप देखेंगे, जो नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल स्टेचर उन्होंने पा लिया है कि पहली टर्म में सारा दुनिया फिर के he has acquired himself an international stature. Nehru ji had that. Patel ji never had that. Like Amit Shah doesn't have that today. तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? ये एक बात, सिंपल बात है, प्राइम मिनिस्टर इज एसेंशियली ए फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इज एसेंशियली ए फॉरेन मिनिस्टर, उनका और कुछ काम नहीं है, बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन every other subject is actually dealt by chief minister.
एक्सेप्ट डिफेंस, और डिफेंस ओनली बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज अ वॉर। अगर कोई जंग हो तो डिफेंस मिनिस्टर एकदम उनकी जो रोल होती है सरकार में वो बढ़ जाता है। अगर जंग नहीं हो तो डिफेंस मिनिस्टर का भी कोई काम नहीं है। ऑफिस जाओ, फाइल साइन करो, बस घर चले जाओ। उससे ज्यादा क्या काम करते हैं डिफेंस मिनिस्टर? सेम थिंग होम मिनिस्टर का भी यही है कि अगर कोई स्टेट में कुछ इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो तो उनका कुछ काम बनता है। अगर देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो होम मिनिस्टर क्या क्या काम? सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो करो और दूसरों पर जासूसी करो, बस यही काम है। सरकार में जो काम होता है, केंद्र सरकार में जो काम होता है, वो एसेंशियली स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करना होता है, और वही ऐसा ही होता था। आजकल सेंट्रलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। प्राइम मिनिस्टर एसेंशियल फॉरेन मिनिस्टर, और 47 में गांधी जी ने सोचा होगा यू नीड अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज एन इंटरनेशनल रेपुटेशन, कि वो वॉशिंगटन चले जाएं या लंदन चले जाएं या मॉस्को चले जाएं या बीजिंग चले जाएं, लोग उनको जाने। सर, आप मोदी जी के इंडिया बनाम भारत और वामपंथियों के इंडिया बनाम भारत में किस तरह का अंतर देखते हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं सर, सॉरी, समझा नहीं। मोदी जी के इंडिया बनाम भारत, मोदी जी भी बात करते हैं, जब वो लुटियंस मीडिया की बात करते हैं और एक तरफ वो कहते हैं आम लोगों की बात करते हैं, दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, तो उनका जो परसेप्शन है, और वामपंथी भी एक तरफ एलिट क्लास की बात करते हैं और एक तरफ आम आदमी की बात करते हैं, मजदूर दबे कुचले लोगों की बात करते हैं, तो दोनों के परसेप्शन में क्या फर्क है? विचारधारा में क्या फर्क? ज्यादा फर्क इस बात पे नहीं है कि दोनों क्लास इश्यूज को आगे लाते हैं और दोनों कास्ट इश्यूज को भी पॉलिटिक्स में, राजनीति में आगे लाते हैं। फर्क यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसका फाउंडेशन एक हिंदुत्व है, और वामपंथियों का पॉलिटिक्स जो है उसका फाउंडेशन सेक्युलरिज्म है। बस यही फर्क है। आर्थिक पॉलिसी में या सोशल पॉलिसीज में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं कई साल से, मेरे दोस्त जो थे बीजेपी में या दिनों में जनसंघ में और सीपीएम में थे, उनसे कहता था कि आर्थिक नीतियों पे उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों ने 1991 में जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को भारत देश में लाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन करके ये सब जो बदलाव लाई आर्थिक नीतियों में, दोनों ने अपोज किया था। लेफ्ट भी अपोज किए थे मनमोहन सिंह जी को, और बीजेपी भी अपोज किए थे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में उनका एक ही व्यू था। अब फॉरेन पॉलिसी देखिए, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील जो मनमोहन सिंह ने किए यूपीए 1 में, दोनों ने उनको अपोज किया था। लेफ्ट भी उनको अपोज किया था, बीजेपी भी उनको अपोज किया था। तो नेशनल इश्यूज पे, क्लास इश्यूज और इवन कास्ट इश्यूज पे भी अटल जी का बीजेपी कास्ट को उतना ज्यादा फोकस नहीं देती थी, मगर जो मोदी जी की बीजेपी है, ये इनका तो फोकस ज्यादा कास्ट पे है। मंडल मस्जिद को दोनों मिला के चला रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट कैबिनेट रिशफल जब हुई थी दिल्ली में, जब कैबिनेट एक्सपेंशन और रिशफल हुई थी, जब ये राजीव चंद्रशेखर और वैष्णव ये सब मंत्री बने थे, बनाए गए थे। हाँ, जब पहली बार 75 साल में पहली बार प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कास्ट कॉम्पोजिशन मीडिया को दिया। इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर टू गिव कास्ट कॉम्पोजिशन, कि कितने ओबीसी हैं, कितने बीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। ये डेटा जो पीएमओ ने मीडिया को दिया था, जब उसका यही मतलब है कि मोदी as conscious about caste as he is about class, which is not very different from left. Fundamental difference left का और बीजेपी का fundamental difference is on the whole issue of हिंदुत्व and secularism, जो सिर्फ लेफ्ट नहीं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है, कांग्रेस पार्टी या कई रीजनल पार्टी, ये सब मानते हैं कि भारत देश का प्रिंसिपल है मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक देश है, जहां सबको एक साथ लेके आगे बढ़ने की जरूरत है।
मगर इनका जो है कि somehow हिंदूज आर वन स्टेप अबव एवरीबॉडी एल्स, ये जो एटीट्यूड इनका है इसी में फर्क है। वैसे तो मोदी जी टाइम टू टाइम अपने कास्ट की बात कर देते हैं, जब चुनावी दौरा करते हैं तो बीच बीच में कई बार मेंशन किया है उन्होंने कि वो किस कास्ट से हैं। लेकिन जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी तो उसमें सवर्ण जाति से ज्यादा मंत्री थे, तो इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं? मतलब वो तो सिंपल है। हाँ। वो अटल जी का कैबिनेट था, मोदी जी का कैबिनेट नहीं था। अच्छा। जो पहली कैबिनेट जो बनी, अच्छा। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावड़ेकर, हाँ। रविशंकर प्रसाद, हाँ, सब निकल गए ना, कई मर गए बेचारे। अरुण जी ने गुजर गए, सुषमा जी गुजर गए, अनंत कर्नाटक के अनंत गुजर गए, ये सब तो गुजर गए। मगर जावड़ेकर को निकाला गया, प्रसाद को, रविशंकर प्रसाद को निकाला गया, सुरेश प्रभु को निकाला गया। तो ये सब अटल जी के मंत्री थे। तो निकालने कई मेरे दोस्त अटल जी के जब प्रधानमंत्री थे, मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पे था और शेखर गुप्ता के साथ, ये सब हमारे दोस्त थे उन दिनों में। अच्छा। अब तो जो भी है मैं एक को भी नहीं जानता हूँ। जयशंकर मेरा कॉलेज का दोस्त है, मगर अदरवाइज आई डोंट नो एनीबॉडी इन दिस गवर्नमेंट। तो इन लोगों को हटाने के पीछे का क्या कारण आप क्या देखते हैं, जो अभी रिशफल हुआ? वही तो बदलाव है ना बीजेपी में। वही तो बदलाव है बीजेपी में, जो मोदी जी का इंटरनल रेवोल्यूशन था या इंटरनल कू था। अद्वानी जी को निकाला गया और मोदी जी पार्टी को अपने कब्जे में ले लिए और ये मोदी अमित शाह का पार्टी बन गया। जैसा कांग्रेस पार्टी में नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी को निकाल के सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी का कब्जा कर लिया, वैसा इन्होंने कब्जा कर लिया। और पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पावर मैटर्स। अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपका ही सत्ता है। सर, आजकल आरोप लगता है कि जो बिजनेस घराने हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका पॉलिटिक्स में बहुत दखल बढ़ गया है, मतलब पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं और किस तरह देखते हैं, और इससे क्या फर्क पड़ सकता है? बिजनेस में भी बड़े बिजनेस है और छोटे बिजनेस है। मतलब मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के पहले भी कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन थे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते थे, तो आज अगर इन्वॉल्वमेंट है भी तो क्या डिफरेंस है, बस ये जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल रहते थे। लेफ्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का एक स्लोगन था नेहरू जी के बारे में कि आपका सरकार टाटा बिरला का सरकार है। जैसा अब बोलते हैं कि मोदी जी का सरकार अंबानी अदानी का सरकार है, उन दिनों में कहते थे कि टाटा बिरला का सरकार है। तो दैट इज क्वाइट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्लोगन्स। मगर सच ये है कि 1950s में बिजनेस कम्युनिटी में इस बारे में काफी एग्रेसिव चर्चा हुई थी, और इसके बारे में मैंने जिक्र किया है मेरे किताब में कि बिरला, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा के बीच में एक डिस्कशन चला। जेआरडी टाटा कहने लगे बाय लेट 50s के ये कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे खिलाफ बहुत पॉलिसीज कर रहे हैं, बिजनेसमैन का पार्टी नहीं है ये, बिजनेस को ये नेशनलाइज कर रहे हैं और बिजनेस पे कंट्रोल ज्यादा ला रहे हैं, तो हमें एक नया पार्टी लॉन्च करना चाहिए। और जेआरडी टाटा ने स्वतंत्र पार्टी को फंड करके लॉन्च किया था। जब जीडी बिरला ने कहा टाटा जी से, आप जो कह रहे हैं ये गलत है, पार्टी हमारा तो कांग्रेस ही रहना चाहिए, जो भी हमें करवाना है कांग्रेस के अंदर रह के करवाएंगे, आप बाहर जाके इनके खिलाफ अगर दूसरा पार्टी को स्टार्ट करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ये इसके बारे में मैंने लिखा है मेरे किताब में। तो आज भी ये डिस्कशन है बिजनेस कम्युनिटी में कि सरकार के साथ रह के बीजेपी को सपोर्ट करके अपना जो भी पॉलिसी चेंजेस लाना है ऐसा उनको इन्फ्लुएंस करें, या सरकार के खिलाफ बोल के कंप्लेन करें कि जो भी हो रहा है हमारे लिए अच्छा नहीं है। और फर्क उस नेहरू जी के टाइम की और अब की फर्क यह है कि उस जमाने में ओपनली ये बातचीत होती थी। जेआरडी टाटा एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखे थे, चिट्ठी लिखा था कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, मैं एक नया पार्टी लॉन्च कर रहा हूँ, स्वतंत्र पार्टी हाँ। तुम्हारे खिलाफ। और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको उत्तर दिया था
ट्राई करो, लॉन्च करो, मगर इस देश में कांग्रेस के बिना और कुछ पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा पैसा तुम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा ओपन डिस्कशन होता था। और पॉइंट इज, आजकल लोग डरे हुए हैं। मैं कई बिजनेसमैन को जानता हूं जो डरे हुए हैं, कहते हैं भाई कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारा बिजनेस चले, घर, हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, नहीं तो वरना कुछ ज्यादा बोल दिए तो ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स रेड हो जाएगी। ये डर तो है, ये वास्तव है। अच्छा, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी और 10 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए मोदी सरकार को। क्या डिफरेंसेस देखते हैं आप, या क्या समानताएं आपको लगती हैं? 2 डिफरेंसेस हैं। एक तो मनमोहन सिंह जी के 10 साल में 7 साल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 8-9% रेट ऑफ ग्रोथ था 2004 से 2012 तक, 11-12 तक। उसके बाद स्लो डाउन शुरू हुआ। इस सरकार का आर्थिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और ऊपर नीचे कुछ जा रहा था, फिर कोविड के बाद नीचे ही आ गया है, और अभी कुछ मुश्किल से ऊपर जाने के लिए कोशिश हो रही है। मगर ओवरऑल आप देखेंगे, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ मनमोहन सिंह के 10 साल में 7.5% था, और मोदी जी के 10 साल में मेरे ख्याल में 5-6% के बीच में रह जाएगा। सबसे ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट, एवरेज कह रहा हूँ, पीरियड पूरा देखेंगे आप। तो एक तो आर्थिक परिस्थिति में, दूसरा यही है कि जो माइनॉरिटीज की एक स्टेटस या उनकी जो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पहली बार हमारे देश में यूनियन कैबिनेट में कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में कोई माइनॉरिटी है नहीं। ये गलत बात है। अब इंग्लैंड देखिए, इतनी छोटी देश है, फिर भी वहां जो भारतीय चले गए हैं उनको अब तो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री नहीं बना तो वित्त मंत्री बन चुका था। और कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज के हैं, जो सीनियर पोजीशंस पा चुके हैं। तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग कि हम इस देश के हैं, हमारा कोई एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। तो ऐसा ही अगर आप 2-3 मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एक सिख है, वो भी फॉरेन सर्विस ऑफिसर, इलेक्टेड नहीं है, तो पॉपुलर लीडरशिप फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज अगर आपके सर मंत्रिमंडल में हो, तो माइनॉरिटीज को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा कि वी आर नॉट बीइंग लेफ्ट आउट। दीज आर द 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है सर, तो आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने बहुत सारी चीजों पर आपसे चर्चा हुई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय बारू जी, जिनसे आज हमने बात करी अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। अगले हफ्ते हम फिर अपने सॉफ्ट कवर कार्यक्रम में फिर किसी नई किताब के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, शिव पांडे और मेरी पूरी द प्रिंट टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।